हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर वीके ओझा आज आप लोगों का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो तुम लोग चूँकि पहले 2 चैप्टर हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो हम सोचे कि अब इधर से भी 1-2 चैप्टर पढ़ा दें, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में क्या है। अच्छा, और एक चीज़ बता दें कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें एनसीईआरटी का हाइलाइट्स, दैट मीन उसका लाइन टू लाइन जानना ज़रूरी है। तो वैसे चैप्टर को हम तुम लोगों को पिछले जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो चैप्टर तुम लोग केवल समझाने से उसमें जो तथ्य है और वो तथ्य को ही समझ लेने से अगर वो एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, उससे कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितना हम पढ़ाएंगे उतना केवल आप लोग अच्छा से फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों का क्लास का कोई एग्ज़ाम हो या नीट का कोई एग्ज़ाम हो, उससे कोई बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वैसे को हम बोर्ड पर समझाएंगे। और इसका नोट्स आप लोग कैसे बनाइएगा, तो मेरे वीडियो को देखकर और चैप्टर को समझिएगा, सामने कॉपी रखिएगा और जो हम बोलेंगे उस चीज़ को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उससे आप लोग को नोट्स हो जाएगा। अगर ऐसा आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर, अलग से नोट्स अगर प्रोवाइड कराने की बात हो, तो वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई परेशानी ना हो तो टेलीग्राम में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको भी फॉलो कीजिए उस पर, टेलीग्राम पर। और चलते हैं देर न करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करें। तो आज का टॉपिक है हम लोग का लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें देखो बेटा, ज़्यादा कुछ समझने की नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग को हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को 4 टॉपिक अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जा रहा है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज लिविंग। सबसे क्या पढ़ना है पहले कि व्हाट इज लिविंग। ये व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा हम लोग का नोमेनक्लेचर, और तीसरा है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और चौथा है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ये जब चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज लिविंग। कोई भी चीज को हम लोग लिविंग कैसे बोलते हैं। बहुत सारे डाइवर्सिटी में बहुत सारे है, हम अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ देखते हैं जिसमें लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो हम सबसे पहले लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, ये दोनों में डिफरेंशिएट करने से पहले उसके कुछ तो कैरेक्टर होंगे जिसको हम लोग समझकर ही तो कुछ बोलते होंगे कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है, ठीक है। किसी में लाइफ का होना, ये मात्र कह देने से ही हम लिविंग और नॉन लिविंग की डिफिनीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसको हम लोग अच्छा से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उसके फीचर को हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो लिविंग, व्हाट इज लिविंग है, लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे आते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो ये 5 कैरेक्टर जनरली के आधार पर हम लोग बताएंगे कि कौन कैरेक्टर ये लिविंग का है और कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग बोलेंगे। लिविंग के 2 कैरेक्टर ऐसे मेनली बताया गया है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है और एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब कहने से तात्पर्य क्या है, व्हाट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर।
द फीचर विच प्रेजेंट टोटली इन ओनली लिविंग बींग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब कोई भी एक ऐसा फीचर जो कि लिविंग में टोटली होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, टोटली वो लिविंग में होना चाहिए, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। नॉन डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या हुआ कि इट कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉन लिविंग, मतलब वो कैरेक्टर जो है वो टोटली मतलब एब्सेंट होगा किसमें, नॉन लिविंग में। तो इसी तरह से हम कुछ फीचर्स हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, उस फीचर को एक एक को लेकर के हम उसके बारे में डिटेल समझेंगे कि कैसे वो डिफाइनिंग है और कैसे नॉन डिफाइनिंग है। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसी से तुम लोग को क्वेश्चन भी फ्रेम होता है नीट में, जैसे तुमको दे देगा कि कौन डिफाइनिंग कैरेक्टर है और कौन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, उसे हम सहजता से याद रखने के लिए एक तो तुम लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर को आप लोग याद रखिएगा नजर, नगर, नगर, NGR, एन मतलब हुआ नॉन डिफाइनिंग, ये GR मतलब हुआ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब कि दो कैरेक्टर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है। इसीलिए इसको हम याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, NGR। NGR का मतलब हुआ, N मतलब नॉन डिफाइनिंग, N मतलब नॉन डिफाइनिंग, G का मतलब हुआ तुम्हारा ग्रोथ, R का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन। तो बस नगर याद रखिएगा, इससे ही हो जाएगा कि ये आपका नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। डिफाइनिंग कैरेक्टर में हम लोग MCC, ठीक 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 है, MCC। तो ये MCC याद रखिएगा, M से मत हुआ मेटाबॉलिज्म, C से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और C से कॉन्शियसनेस। तो ये हुआ क्या हम लोगों का डिफाइनिंग कैरेक्टर। तीन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, दो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब इसमें बात आती है, सबसे पहला हम लोगों का आता है ये ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग कैसे है? नॉन डिफाइनिंग कहने का मतलब वो केवल किसमें होगा, वो केवल आपका लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसका ट्विन फीचर होता है। ग्रोथ का क्या होता है? ट्विन फीचर होता है। ग्रोथ कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये जानो ग्रोथ क्या चीज है। मतलब इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, किसी भी चीज में इंक्रीज होना, किसी भी चीज का। अगर वो लिविंग बीइंग है, जैसे मान लो कि एक छोटा सा बच्चा जब 1 महीने का होता है, उस समय उसका हाइट, वेट ये कुछ ही होता है। जब उसमें जब ग्रोथ होने लगती है तो ग्रोथ होते होते क्या हो जाता है, जब वो बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका एज के हिसाब से, ग्रोथ क्या, एज के एक हिसाब से उसका नंबर ऑफ सेल, ये नंबर जो है वो सेल का वो भी बढ़ जाता है। उसके साइज जो है बॉडी का वो भी बढ़ जाता है। तो साइज, नंबर ये दोनों ही इंक्रीज करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका एक ट्विन कैरेक्टर होता है, सेल साइज इंक्रीज, सेल नंबर इंक्रीज, ठीक है। ग्रोथ में सेल साइज इंक्रीज और सेल नंबर इंक्रीज। अब देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो लिविंग बीइंग्स में तो ठीक हो रहा है। लिविंग बीइंग को ही हम लोग दो अगर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है एनिमल में देखते हैं और एक होता है प्लांट में। एनिमल में जो ग्रो होता है वो एक सर्टेन एज तक ही होता है, ठीक है। एनिमल में ग्रोथ जो है वो सर्टेन एज तक होता है, बट इन प्लांट बॉडी इसका ग्रोथ जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है।
मतलब पूरे जीवन पर्यंत जब तक जिंदा है उसका नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है ग्रोथ प्लांट में? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। उसका थ्रू आउट लाइफ उसमें ग्रो अगर हो रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ तो लिविंग बींग्स क्या एनिमल और प्लांट इसमें किया, कैसे किया? उसके सेल साइज बढ़ा, उसका वेट बढ़ गया, उसकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, एनिमल में। प्लांट में तो थ्रू आउट लाइफ ही ग्रोथ हो ही रहा है। लेकिन इसमें नॉन लिविंग में क्या होता है? सपोज दैट कहीं पर हम लोग एक देखते हैं कि एक बालू का छोटा सा टीला है। ठीक है, तो बालू का छोटा टीला है, तो इसमें क्या होता है कि बाहर से धूल, मिट्टी, कंकड़ एक समय दर समय बीतते जाता है। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि ये मिट्टी के बालू का टीला जो है वो एक बड़ा रूप में दिखाई देने लगता है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, उसका साइज इंक्रीज यहाँ भी किया, प्लांट और एनिमल में भी। ठीक है, लिविंग में भी। और ये हम लोग जानते हैं कि बालू का टीला एक नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी इंक्रीज कर गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है जानते हैं बेटा हम लोग? ग्रोथ जो है वो दो तरह से होता है। ठीक है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या होता है? एक इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होगा सपोज दैट एक सेल, छोटा सा सेल है, सेल के अंदर में ग्रो हुआ, सेल के अंदर में ग्रो हुआ, और ये सेल अंदर में ग्रो होते होते ये एक बड़ा सेल बन गया। ठीक है, फिर इसका डिवीजन हुआ, ये आगे की बात है, तो इसका नंबर बढ़ते गया, तो ये एक इंट्रिंसिक ग्रोथ हुआ। लेकिन यहाँ बालू के टीला में क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जब इसमें हो रहा है बालू के टीला में, तो ये तो बाहर से, आउट से हो रहा है ना, इसका ग्रोथ तो अंदर से नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रो दोनों में हुआ, ग्रोथ दोनों का हुआ, लेकिन एक में इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो हुआ सेल में वो लिविंग कैरेक्टर्स है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो हुआ वो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है। इसीलिए इसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोल देते हैं। ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर ना हो तो अच्छा से इसको फिर से सुनना। ठीक है, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बोलना बेटा, प्लीज। प्रॉमिस हम तुम लोगों को कर रहे हैं कि तुम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम तैयारी करेंगे और अच्छा रिजल्ट तुम लोगों को देंगे। ये मेरा दावा है और मेरा चैलेंज है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर तुम लोग को पढ़ाई में कहीं समझ में ना आए, कमेंट जरूर करना। कमेंट जरूर करोगे तो हम समझ पाएंगे कि तुम लोग मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ पढ़ रहे हो, या उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ताकि हम और अच्छा से अच्छा अपने में तब्दीली लाएंगे, सुधार करेंगे। अगर कोई कमी तो सब में होती है, कुछ ना कुछ तो कमी सब में होती है। दूसरा चीज आता है हम लोग का बेटा रिप्रोडक्शन। दूसरा चीज आता है रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन जो है इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब तुम लोग जानते हो क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस करना, टू रिप्रोड्यूस, दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोगेमी। ठीक है, क्या? फॉर्मेशन ऑफ
न्यू प्रोगेमी। इसमें क्या आता है कि ये रिप्रोडक्शन जो होता है हम लोग जानते हैं दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह का। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल क्या होता है? ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है? यूनिपेरेंटल होता है। ठीक है, ये यूनिपेरेंटल होता है। और दूसरा जो सेक्सुअल होता है ये बाइपेरेंटल होता है। तो इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, सेक्सुअल में बाई पेरेंट इन्वॉल्व, बोथ मेल एंड फीमेल। तो हम लोग इसको क्या देखते हैं कि अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग, इसमें तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह मेनली किसमें होता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो ज़्यादा होता है और प्लांट्स में होता है। इसमें हम लोग पहले लेते हैं स्पोर्स को देखते हैं। ठीक है, स्पोर्स क्या है? ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है। इसमें क्या होता है? ये पहला क्या होता है? हम लोग स्पोर्स को देखते हैं। स्पोर्स ये लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि एल्गी। एल्गी जो है, एल्गी, फंगी, ये सब है। ठीक है, जैसे कि जो स्पोर्स, फंगी जो है तो कोनिडा। तो पहला हुआ स्पोर्स फॉर्मेशन, दूसरा इसका आता है फिशन मेथड से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा क्या होता है? ये फिशन मेथड। फिशन से, फिशन मेथड से क्या होता है? पेरेंटल सेल जो होता है, पेरेंटल सेल गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। पेरेंटल सेल गेट डिवाइडेड बाय टू डॉटर सेल। जैसे आता है बाइनरी फिशन, ये यूनिसेलुलर में होता है, जैसे अमीबा। क्या होता है? अमीबा। ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट, ये सब जो है वो यूनिसेलुलर में ये होता है। थर्ड होता है हम लोग का फ्रैगमेंटेशन। थर्ड क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये फ्रैगमेंटेशन जो होता है ये शोन बाई फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। थर्ड होता है फ्रैगमेंटेशन, और किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। वो स्पाइरोगाइरा में होता है। अच्छा, यहाँ से एक नीट का क्वेश्चन तुम लोग का फ्रेमिंग हुआ था, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, उसको थोड़ा सा हम बता दें तुम लोगों को। ये देख लिया ना बेटा, पहले सुन लो। ये एसेक्सुअल जो यूनिपेरेंटल से होता है, स्पोर फॉर्मेशन मेथड, फिशन जो बाइनरी फिशन, फ्रैगमेंटेशन। ये जो फ्रैगमेंटेशन है इसको हम बताएं तुम लोगों को। फ्रैगमेंटेशन से यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेमिंग हुआ था जो प्रीवियस ईयर में तुम लोगों से पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं तुमको। वो क्वेश्चन क्या था? जैसे कि मोसेस में फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक बनता है। मोसेस में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म इन मोसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेमा। दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा। ये बेटा तुम लोग का नीट का क्वेश्चन है। ये नीट का जो भी ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। तुम लोग
एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम जो पढ़ा रहे हैं वही दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ करके देख लेना, एक भी लाइन तुम लोगों को नहीं छूटेगा। ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किस में होता है? एग्जाम्पल तुम लोग सोचो थोड़ा। रीजेनरेशन किस में होता है? प्लानेरिया में होता है। किस में होता है बेटा? प्लानेरिया में। ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो ग्रोथ करते हैं, ग्रो करने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं? रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं। ग्रोथ करते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं, जैसे यूनिसेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ? म्यूचुअली इंक्लूसिव है। वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव है। बट ये इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि ये इंक्लूसिव नहीं है। ग्रोथ एक अलग तरीके से होता है और रिप्रोडक्शन एक अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो ये हायर प्लांट में इस तरह से नहीं होता है। तो इस तरह से क्या रिप्रोडक्शन को हम लोग एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। तो ये सारे तो लिविंग में तो होता है, पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे क्या हम लोग जानते हैं? म्यूल। ठीक है। ये उसके बाद होता है बी वर्कर। उसके बाद ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, फर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब लिविंग होते हुए भी इन लोगों में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए बेटा ये हम क्या बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वह एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि जो हम पूरा तुम लोग को रिप्रोडक्शन का अभी डिटेल बताया, कहने का मतलब तुम लोग को मेन पॉइंट क्या है कि रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग है जैसे म्यूल, बी वर्कर, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इन लोगों में तो नहीं होता है ना। तो 100% हम कैसे बोल दें कि रिप्रोडक्शन सब लिविंग बींग्स में हो रहा है? तो एक्सेप्शन आ गया। तो जो कैरेक्टर में एक्सेप्शन है लिविंग होते हुए, वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं दोनों बेटा? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अच्छा से समझ लो। ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक आता है वो कैरेक्टर जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ की शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ की शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। तो लाइफ की शुरुआत जब सेल से होती है, इतना तक देख लो तुम लोग, फिर हम आगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। हाँ बेटा, तो आई होप दैट कि तुम लोग इसको समझ लिए होगे जो हम ये करें। तो अब देखते हैं हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर को। डिफाइनिंग कैरेक्टर में हम लोग का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब, कहने से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब समझ रहे हो? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं कि एक लाइफ की शुरुआत किससे होती है? एक सेल से होती है। ठीक है। एक सेल से ही लाइफ की शुरुआत होती है। इसको अच्छा से समझने के लिए तुम लोग यूनिट 3 जो तुम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो सेल का,
उसको चैप्टर को पढ़ोगे अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और 10 में पढ़े ही हो, 9 में। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, एक सेल से हम लोग क्या होता है, एक सेल, दो सेल, बहुत सारे सेल एक एग्रीगेट होकर के क्या बनाते हैं, एक लाइफ शुरू करते हैं। ये मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में एक ही सेल से उसकी लाइफ की शुरुआत हो जाती है। तो ये लाइफ की शुरुआत जो है वो सेल से ही हुई है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग में पॉसिबल नहीं है। नॉन लिविंग में सेल से मतलब कोई चीज तैयार नहीं हुआ है, मतलब नॉन लिविंग में सेल होता ही नहीं है, कहने का मतलब। तो इसलिए ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, जो हम लोग के बॉडी में टोटल केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वो टोटल क्या है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सब में, प्लांट में, एनिमल में, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक, ठीक है बेटा। अच्छा थोड़ा सा ये चीज जान लो मेटाबॉलिज्म के बारे में, तुम लोग को हम अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर में ना लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, लैंग्वेज को बहुत ही महत्व है। ये मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू चेंज, मेटाबोल। ये मेटाबॉलिज्म जो है ये मेटाबोल एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज। तो ये चेंज कैसे होता है, कहने का मतलब कि जब कोई रिएक्शन होगा तभी तो बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन होने के बाद उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जो बताए, एक ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब किसी चीज का बनना, सिंथेसिस होना, ठीक है, जो कि हम लोग इसके एग्जांपल हम लोग जानते हैं, अच्छा फोटोसिंथेसिस है। कैटाबॉलिक मतलब टू डिस्ट्रक्ट, जो काटा पीटा तोड़ भांग का काम करता है, ठीक है। तो ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, मतलब यहाँ पर तोड़ने की बात की जाती है। कैटाबॉलिक, कैटा मतलब काट दो, इसे तोड़ दो, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, तोड़ने की बात होती है, ब्रेक डाउन। तो ये हम लोग का किस में होता है, रेस्पिरेशन में ही होता है ना, टूटता है, तो ये रेस्पिरेशन में होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखते हैं कि ये सारे रिएक्शन जो है वो एक बॉडी में ही पॉसिबल है, वो किसी का भी है, वो सेल से बाहर तो ये रिएक्शन या ये कुछ भी चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल है एक जो विट्रो कल्चर होता है, विट्रो तुम लोग जानते हो, विट्रो कल्चर, उसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन होता है, उसमें एंजाइम भी बाहर से हम देते हैं। कहने का मतलब कि ऑल सबस्ट्रेट्स वी एडेड फ्रॉम द आउटसाइड, बट दैट रिएक्शन इज लिविंग। रिएक्शन लिविंग है, क्या है, रिएक्शन उसका लिविंग होता है, लेकिन उसके सबस्ट्रेट तो हम खुद ही डाल रहे हैं ना, मतलब बाहर से एंजाइम दिए, उसके बाहर से अदर कंपोनेंट्स दिए, सब्सटेंस दिए, जो कि उसमें रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ जब हम दिए और वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हुआ, तो इसलिए इस कारण से विट्रो कल्चर जो है
को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म जो है वो टोटली एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो होता है, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो कॉन्शियसनेस मतलब एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड सो अप्रिशिएट रिस्पॉन्स टू दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब क्या है? फिर से सुनो। एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड सो appropriate response to it, that is called consciousness। जैसे मान लो कि हम ये गर्म चम्मच है, सपोज दैट, इसको अपने हाथ से हम टच किए ऐसे, तो टच होते ही इसको हम धड़ाम से फेंकते हैं और हाथ को खींच लेते हैं। ये जो सभी लिविंग बीइंग्स में होता है। और कॉन्शियसनेस को भी हम लोग के अदर पार्ट है, जैसे कि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस जैसे कि ह्यूमन को ही ले लेते हैं। ह्यूमन अपने आप से खुद अवेयर है, ठीक है। उसे अपने बारे में पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम ये कपड़ा पहने हैं तो अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो ये अवेयर है हम लोग, ठीक है। और जैसे हम लोग क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ क्या रिएक्ट करना चाहिए, ये सभी लिविंग बीइंग के साथ होता है, ठीक है। और ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो केवल ह्यूमन में होता है। तो केवल जो ह्यूमन में होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो केवल ह्यूमन में हो रहा है, ठीक है, वो किसी अदर में नहीं होता है। पर इन्वायरमेंट के साथ अगर हम टोटली कॉन्शियसनेस को देखें तो ये टोटल ऑल लिविंग बीइंग्स में होता है, वो नॉन लिविंग में नहीं होता है कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग फीचर ही मानते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक तो क्वेश्चन तुम लोगों से हम पूछ रहे हैं, ये 5 फीचर तो हम लोग पढ़े ना, 5 फीचर में थोड़ा सा बताओ तो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर कौन सा है? Which is the most complex feature out of these 5 features? बता पाओगे? सोचो तुम लोग, सोच करके इसका जवाब तुम लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और जो बच्चा मेरा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देगा, हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम लेंगे और बताएंगे कि ये बच्चा मेरा कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है, ठीक है। और उस दिन हम उस क्लास में, मतलब इसके सेकंड पार्ट जो हम बताएंगे, क्लास लेने से पहले हम इसका आंसर देंगे तुम लोगों को। तुम लोगों को ये मेरे तरफ से एक होमवर्क है, टास्क है, और ये भी बताना है, केवल उसका फीचर का नाम तुम लोग बता दोगे और एक लाइन में बताओगे कि कैसे है, मतलब कैसे ये कॉम्प्लेक्स है ये फीचर, मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा। तो ठीक है, ओके बेटा। अगर कोई तरह का परेशानी हो, नहीं समझ में आया हो, क्या दिक्कत हो रही है, हमारी आवाज़ तुम लोगों को अच्छा से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर तुम लोग हमें कमेंट करके बताओगे, तो ही हम समझ पाएंगे और उस पर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि तुम लोग ये चैप्टर का ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू।